काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे सन 1990 की। खुद लेखक के शब्दों में 1990 के अक्टूबर नवंबर महीने में 80 घाट यदि किसी ने नहीं देखा तो उसने पूरी दुनिया भी देख ली तो क्या देखा। 1990 का दौर वो दौर था जब वीपी सिंह की सरकार मंडल आयोग लेकर आई थी और उसके विरोध में कमंडल की राजनीति तेज हो गई थी। ये वो दौर भी था जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद परवान चढ़ रहा था। ऐसे में 80 घाट पर हर जगह इसी सब चीजों के ऊपर खबरें होती थी, चर्चाएं होती थी। उस समय कम्युनिस्ट पार्टियों का क्या स्टैंड था, इसके ऊपर भी काशीनाथ सिंह जी ने चर्चा की है। इन सब चीजों की चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी और हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर जाएंगे और जानेंगे कि 80 घाट पर किस तरह कार सेवकों का जमावड़ा हुआ था, वहां किस तरह का माहौल था, तरह तरह की पार्टी के लोगों का क्या स्टैंड था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद में और मंडल और कमंडल की राजनीति को लेकर। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हम आज के एपिसोड में करेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। दो एक लाइन पीछे से लूंगी ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। एक और समाजवादी नेता है देवव्रत मजूमदार, पूर्वांचल के नौजवान समाजवादियों के पुरखा। पाणे जी के गुरु भाई और श्रीवास्तव जी के गुरु लोहिया चरण सिंह बहुगुणा से होते हुए राजीव गांधी तक पहुंचे हैं। वे भी अक्सर अक्सी आते हैं अपनों के बीच बेगानों की तरह। श्रीवास्तव जी अपने कांग्रेसी गुरु को देखते ही कहते हैं, तेरे हुस्न का हुक्का बुझ गया है, एक हम है कि गुड़गुड़ाए जाते हैं। जैसे मेरे पिताजी जो प्राइमरी के मुदर्रिस थे, कहा करते थे कि उनके पढ़ाए हुए लड़के आज किस किस ओहदे पर हैं। वैसे ही ये नेता भी कहते रहते हैं कि अरे वो लुगा मंत्री और वो पसगनवा और वो मूर्ख मंत्री ललुआ। ए भाई, इनको भगई पहनने का साऊर नहीं था। जब जेल से छूटा सब तो किराया भाड़ा हम ही दिया और ई जे गुड़वा देखते हैं ना, दबाने के लिए मारा मारी करता था सब। लेकिन सब लक है भाई, आज वो सब मंत्री हैं और हम देख ही रहे हैं। बाकी एक बात है, आज भी सब देखता है तो संतरी फंतरी हटाकर बुला लेता है। पिताजी के और इनके कहने में इतना ही फर्क है कि उनका चेहरा चमक उठता था, इनका बुझ जाता है। उन्हें गर्व होता था, इन्हें तकलीफ होती है। तो एक शिक्षक की स्ट्रेंथ उसके स्टूडेंट्स ही होते हैं। जब आपके स्टूडेंट्स बड़े बड़े ओहदों पर संभालते हैं उन ओहदों को, तो बड़ा फक्र होता है एक टीचर को। मैं पिछले कई साल से ये चीजें जी रही हूँ रतन जी के साथ। रतन जी के स्टूडेंट्स जब उनसे मिलने आते हैं तब यही फक्र जो है मैं रतन जी के चेहरे पर देखती हूँ और मुझे भी बहुत फक्र महसूस होता है ये सब कुछ देखकर। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेकर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि जिस रतन सर का हम जिक्र कर रहे थे ना, देखो ये वही रतन सर है। तो तब आप यकीन मानिए चेहरा एकदम दमक उठता है हम लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सिवा 80 पर नेताओं की एक दूसरी प्रजाति है जो संपूर्ण क्रांति के जच्चा बच्चा केंद्र से निकली है, जिन्हें देखने से लगता है कि उनकी राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें अपनी जायज औलाद मानने से इनकार कर दिया है। हो सकता है इसलिए भी इनकार कर दिया हो कि इनकी तरुणाई में अंगड़ाई और ललाई जरूरत से ज्यादा रही हो। ये भी चुनाव के बाद विधानसभा और संसद की ओर ऐसे ताकते हैं जैसे वे अंगूर के गुच्छे हों और बेहद खट्टे हों। ऐसे नेताओं में सूबेदार सिंह, हरिद्वार पाणे, अनिल कुमार जुन्ना, अशोक पांडे वगैरह हैं, जिनका पार्टी दफ्तर बच्चन की दुकान की बेंच है। ये तेज तर्रार हैं, विद इन ब्रैकेट ईमानदार तो कौन रह गया है इस जमाने में वीपी सिंह को छोड़कर। समझदार हैं, 80 की जनता के गले का हार हैं, मगर बेकार हैं। इनमें से किसी को टिकट नहीं मिला पांडे जी, मैंने पूछा। राम बच्चन जी बोले, सन 70 के बाद से कुछ लोग हैं जो बराबर सत्ता में हैं। सरकार चाहे जिसकी बने, वे हारे या जीते, सत्ता सुख भोग रहे हैं। जैसे मैं एक मंत्री जी को जानता हूं, बड़ा रुतबा है उनका इन दिनों। उन्होंने अलग अलग काम के लिए लोगों से कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपए ले रखे हैं। अब मान लीजिए कल सरकार गिर गई, सरकार में रहकर वे जान चुके हैं कि काम कैसे कराया जाता है। वे मंत्री रहे ना रहे, लेकिन आधा करोड़ भी खर्च कर देंगे तो काम हो जाएगा। अगले चुनाव तक तो काम चलता रहा ना। ये दल बदलुओं को छोड़ के बकिया लोगों का हाल है, मतलब बाकी के लोगों का हाल है। तो गुरुजी सिर्फ चूतिए कैडर्स हैं? क्षमा प्रार्थी हूं, जो इस या उस पार्टी में है
और उम्मीद बांधे हैं। पाणे से थोड़ी दूर पर खड़े थे हरिद्वार पाणे, भाषण कला के बैजू बावरा। मंच पर खड़े हो जाएं तो जो चाहे कर दें, पानी बरसा दें, बिजली गिरा दें, दिया जला दें, पत्थर पिघला दें। वे उन दिनों मूल्यों और सिद्धांतों की बात करने वाली पार्टी में थे, व्यंग्य भी कर रहे हैं। मैं जब उनके पास पहुंचा उस समय वे एक दूसरे नेता को डांट रहे थे। और कोई श्रोता नहीं मिला क्या आपको? मुसीबत है यहाँ, हर आदमी अपने लिए श्रोता ढूंढता रहता है। अब बताइए, ये मुझे पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे, जबकि इनके जैसे सैकड़ों लौंडों को मैंने नेता बनाकर छोड़ दिया। देखना चाहो तो जाकर देख लो, वो आज भी पटना और लखनऊ की विधानसभाओं में झाड़ा फिर रहे हैं। यहाँ हफ्ते भर के भीतर सारा समीकरण बदल जाता है और सिद्धांत धरा रह जाता है। क्यों नहीं देखते लोग कि 3 अगस्त 1990 को देवीलाल के निकाले जाने पर जो लोग वीपी सिंह जिंदाबाद और देवीलाल मुर्दाबाद कर रहे थे, वही लोग 15 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की घोषणा के बाद वीपी सिंह मुर्दाबाद बोलने लगे। जिस देश में मुर्दा फूंकने के लिए घूस देना पड़ता हो, उसमें सिद्धांत। हरिद्वार कह ही रहे थे कि इधर उधर से नेता झुकने लगे। कड़कड़ाता कुर्ता पजामा, कलफ किया हुआ खड़ा कॉलर। तो ये उस समय के नेताओं का ड्रेस कोड हुआ करता था, सफेद रंग का एकदम कफ लगा कड़ा कुर्ता पजामा। बस कीजिए पाणी जी, अब चला जाए, देर हो रही है, उनमें से किसी ने टोका। मैं समझ गया कि हरिद्वार का रिहर्सल चल रहा था। गुरु किधर? हरिद्वार के सामने सड़क पर आवाज दी। देखा तो रिक्शे पर सूबेदार सिंह, विनम्रता की मूर्ति, उनके दोनों हाथ जुड़े, दाएं बाएं आगे पीछे सबको प्रणाम करने में व्यस्त। कहते हैं प्रणाम करने के मामले में वे जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य में भेद नहीं करते। गुरु, 13वीं की पूड़ी खाने जा रहा हूं, सूबेदार ने सूचना दी। पिछले 3 महीने से बारात कर रहा था, अब ये 3 महीने 13वीं के सीजन का है। बाकी के 6 महीने किसी ने पान की दुकान से पूछा, भाजपा के खिलाफ भाषण करने के। वहीं से कोई बोला, गोदोलिया वाले कार्यक्रम का क्या होगा? हरिद्वार ने पूछा। रिक्शा आगे बढ़ाते सूबेदार बोले, आ जाऊंगा, 1.5-2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। मित्रों, बीच में हस्तक्षेप करने के लिए क्षमा। सन 50 के जमाने में सुनता था कि किसी कॉलेज, संस्था या विश्वविद्यालय को कवि सम्मेलन करवाना होता था तो वे इस नगर के एक कवि पुंगव से सट्टा करता था और वे 10-15 कवियों को लिए दिए वहां पहुंच जाते थे। सट्टा करता था मतलब अरेंज करने के लिए कहा जाता था। कवि सम्मेलनों की परंपरा आज भी जीवित है। हर कवि के यहाँ जाने, उसे मनाने, निमंत्रित करने की जरूरत नहीं। भोजपुरी के महाकवि चंद्रशेखर जी से संपर्क कीजिए, बयाना दीजिए और सभी रसों के कवियों का मजा लीजिए। यही परंपरा 80 के नेता समाज में भी चलती है। नगर में कहीं भी अन्याय हो, अत्याचार हो, जुल्म हो, बेईमानी हो, भ्रष्टाचार हो, चटावन हो, जनेऊ हो, मुंडन हो, आप इनमें से किसी एक को खबर दीजिए, सब हाजिर। आपका काम बस इतना है कि फुटपाथ पर एक माइक रखवा दें और किसी खंभे में लाउडस्पीकर बांध दें। जब कई दिन बीत जाते हैं और कहीं से किसी के मरने की सूचना नहीं मिलती तो मुंह पातर पसेरी लुढ़काने लगते हैं कि लोग मर क्यों नहीं रहे हैं। ऐसा कहते थे मेरे गांव में। तो सोचिए लोगों की मेंटेलिटी क्या है। इन्हें सिर्फ तरह तरह के व्यंजन खाने से मतलब है, किसी के जीने मरने या किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही हमारे ये नेता भी शांति के दिनों में बेचैन होते थे। भाई ऐसे कैसे चलेगा ये देश? अशांति के ये भयानक दिन थे, लेकिन नेताओं की हालत खस्ता। अपने कहे जाने वाले कई लोग एक एक करके वीपी का साथ छोड़ रहे थे। 80 के नेताओं की भीड़ जुटती लेकिन उदास। सबकी नजर दिल्ली और अध्यक्ष जी पर। उन्होंने बीपी को हटाने की मुहिम तेज कर दी थी। मंडल आयोग ने पूर्वांचल के इन नेताओं को तोड़ दिया था। इन्हें देखते ही भाजपाई नारा लगाते, ठाकुर बुद्धि यादव बल, झंडू हो गया जनता दल। इन नेताओं के पास इसका कोई जवाब नहीं था। यह भी झंडू हो गए थे क्योंकि ये ना ठाकुर थे और ना यादव थे। इन्होंने सारी जिंदगी विपक्ष की राजनीति की थी, लेकिन बदले हालात ने इन्हें अपने लिए 2 टूक जगह नहीं सूझ रही थी। इसी बीच हर हर महादेव की जगह जय श्री राम ने ले ली। तो मैंने पहले ही कहा था कि संबोधनों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। किस तरीके से जय सिया राम से हर हर महादेव, फिर जय श्री राम और अब जय श्री कृष्ण, श्याम खाटू जी या राधे राधे।
तो ये संबोधन सर्कुलेशन में आते हैं ताकि जनता के बीच में जो है ना माहौल बन सके अगली राजनीति का। पप्पू की दुकान में भांग और चाय की खपत बढ़ गई थी। 80 के सभी आदिवासी राम भक्त हो गए थे और कार सेवा की तैयारी में लग गए। 23 अक्टूबर को अडवाणी की गिरफ्तारी ने सनसनी पैदा कर दी। शंख, घड़ियाल, आतिशबाजी, मशाल, नारे 80 की दिनचर्या बन गए। कार सेवकों के जत्थे निकालने वाले वही लोग थे जिनके साथ इनका रोज का उठना बैठना था। मंदिर मस्जिद के मामले में ये नेता सरकार के साथ थे, लेकिन मंडल आयोग ने इन्हें तमाशबीन बना दिया था। तो उस वक्त की क्या राजनीति थी, इन सब डिस्कोर्स से आप आसानी से समझ सकते हैं। और वो लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये उपन्यास जो है वरदान है, चीजों को सही संदर्भों में देखने के लिए। गोपाल पान वाले की दुकान के सामने सुरती ठोकते हुए रामवचन पाणे ने कहा, पूरा देश एक भयानक हादसे से गुजर रहा है। आप यहाँ खड़े हैं और कौन जाने कोई आतंकवादी आपकी ताक में कहीं छिपा हो। आप यहाँ बैठे हुए हैं, कौन जाने आपकी सीट के नीचे बम रखा हो। आप यादव के समर्थन में बोलिए बहमन आपको मार डाले, बहमन के समर्थन में बोलिए यादव मार सकता है। आप दाढ़ी रखे हुए हैं, हो सकता है कि मदनपुरा या नई सड़क से गुजरते हुए बच जाएं, मगर हिंदू मोहल्ले से भी बच जाए निकलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। देखिए उस पटरी पर केसरिया पट्टा बांधे चीखते चिल्लाते लोगों का जुनून। तो ये हालात आज भी लगातार मौजूद है। और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होते हुए भी बनारस में जब लोगों को संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री, तब वो इन्हीं सब चीजों की बात करते हैं कि आपसे मंगलसूत्र छीन लेगा, या कपड़े देखकर आप पहचान सकते हैं कौन कैसा है या कौन किस धर्म से संबंधित है। तो हालात आज भी नहीं बदले हैं। ये इनकी राजनीति का ट्रम्प कार्ड है। पाणे जी, मैं हरिद्वार की ओर मुड़ा। अगर प्रोग्राम बनाइएगा तो कार सेवा के बहाने हम भी तमाशा देखने अयोध्या चलें? बिल्कुल नहीं, हरिद्वार ने दृढ़ता से कहा। हम संजय हैं, हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, हम यहीं से सारी दुनिया देख रहे हैं। हम में ये क्षमता इसलिए है कि हमें बनारस दक्षिणी से चुनाव नहीं लड़ना है, विधायक नहीं होना है, मंत्री होने की ख्वाहिश नहीं है। हमें कार नहीं चाहिए, हवाई जहाज नहीं चाहिए। ये सारी आकांक्षाएं और सपने आंखों की ज्योति हर लेती हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे आजकल की राजनीति में हो रहा है। जैसे मंत्री जी के आने से पहले सड़क की सफाई होती है, कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है, चूना और डीटीटी छिड़क दिया जाता है। मंत्री जी गुजरते हैं तो उन्हें सारा कुछ साफ सुथरा नजर आता है, लेकिन हमें तब भी और अब भी गोपाल की दुकान के नीचे नाली में बह रही गंदगी भी नजर आती है। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी साइकिल और स्कूटर से संतोष है। दूसरी बात यह है कि हमारे दिल दिमाग के तंतु कहीं ना कहीं जीवित हैं। इसमें हमारे संस्कार हैं, जाति है, धर्म है। जब 1.5-2 करोड़ लोग जय श्री राम, जय सिया राम एक साथ गाना शुरू करेंगे तो हमारे ना चाहते हुए भी अपने आप हमारे मुंह से निकल पड़ेगा। और फिर कहीं आंसू गैस, लाठी चार्ज और गोलियां चलनी शुरू हुई तो सारे राम भक्त हमें भारत की जनता लगने लगेंगे। और रामलला की दया से कहीं 2-4 डंडे भी हम खा गए तो हो गए धर्मनिरपेक्ष। इसलिए हम यहीं खड़े खड़े कार सेवा देखेंगे। तो आप देखिए सारी रूपरेखा जो है इन सब चीजों की बनारस तय करता है। ये क्या अनायास है कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के होते हुए भी बनारस से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं, वहां से चुनाव लड़ते हैं। शायद वे बनारस को अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं। अब ये तो समय ही बताएगा कि वे कितना और कब तक इसे अपने प्रभाव में रख सकेंगे। एक मजेदार बात और गौर करने की है, जब पिछले दिनों दाल 24 रुपए किलो बिक रही थी तो 20 लाख की आबादी वाले इस शहर में एक भी ऐसा आदमी आपको मिला जो उसके खिलाफ चिल्लाता? मेरी तो मान लीजिए पार्टी है, मैं उसके अनुशासन से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन ये जो सड़क के उस पर नाच गा रहे हैं, कहां थे उस समय? ये नहीं बोल सकते थे क्योंकि बनियों के मुनाफे का मामला था। पाणे जी चुप हो गए क्योंकि रामधुन की आवाजें ऊंची हो गई थी। तो आज का एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं। लेकिन ये तो सोचने वाली बात है, जब कांग्रेस के जमाने में प्याज 100 रुपए किलो था तो यही भाजपाई किस तरह सड़कों पर उतर आए थे।
सिलेंडर महंगा हुआ तो मुझे याद है स्मृति ईरानी जी किस तरह सिलेंडर ले लेकर उतरी थी सड़कों पर, और सुषमा स्वराज जी तो सड़कों पर, चौराहों पर नाच गा रही थी। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ये सब कुछ देखा होगा, बर्दाश्त किया होगा, झेला होगा। आप अपने व्यक्तिगत अनुभव मेरे से साझा कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। यदि आपको एपिसोड पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आगे दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।